सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। कराची को बिजली दो ये मुहिम आज तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। लेट्स सी कि मसला कब तक हल होता है। बहरहाल लाखों करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हूं तो भला गरीब आवाम का दर्द कैसे महसूस होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लफ्ज़ वाकई गरीब आवाम के दिल को लगते हैं। पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब इसी बुनियाद पर खान साहब ने किया था कि वो पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ ना बिजली आती हो ना पानी आता हो। वो आवाम का दुख बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। उस्मान बुज़ार के इंतखाब के वक्त आपने खान साहब बड़े अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था कि जो लोग शाही ज़िंदगी गुजारते हैं वो कैसे आवाम की अबतर हालत को समझ सकते हैं। खान साहब, आपका ये विजन यकीनन बड़ा विजन था। मौजूदा हालात में आपके वज़रा खुद कह रहे हैं कि मुल्क की बागडोर मुशीरों के हाथ में है, जिनकी तादाद तकरीबन 15 और तकरीबन 7 तो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। यानी आपके मुशीरों का लग्जरी लाइफ स्टाइल है और जीना मरना तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, शहरियत हासिल करने के लिए हलफ या अहद को देखा जाए तो आपके मुशीर बरतानिया को ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। अमेरिका की वफादारी का दम बढ़ते हुए अमेरिका के लिए हथियार तक उठाने, अमेरिका के अलावा किसी और का वफादार न होने का वादा करते हैं। कैनेडियन शहरियत वाले मलिका एलिज़ाबेथ द्वितीय से वफादारी का अहद करते हैं। यानी अगर कभी पाकिस्तान, बरतानिया, कनाडा, अमेरिका के मफादात का टकराव हुआ तो किस अहद की पासदारी होगी। वज़ीर आज़म साहब, आपने बहुत बड़ा काम किया है, तारीख रकम की है कि तमाम मावनीन की तफसीलात सामने ले आए हैं। यकीनन आपके अलावा कोई और वज़ीर आज़म होता तो वो ये काम नहीं कर सकता था। खान साहब, एक तारीख और रकम करें, या सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सरकारी ओहदा रखने वालों की दोहरी शहरियत के हवाले से कानून साजी कीजिए कि मुशीरों और मावनीन को सिर्फ पाकिस्तानी होने का पाबंद कीजिए, या फिर तमाम मुशीरों को सिर्फ मशवरों की हद तक महदूद कीजिए कि दोबारा आपके वज़रा ये कहते हुए न पाए जाएँ कि मुल्क मुशीर चला रहे हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। तो नाज़रीन, ऑपोजिशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने का ऐलान कर दिया है। जो काम रहबर कमेटी न कर सकी अब जॉइंट एक्शन कमेटी करेगी। क्या ऑपोजिशन सड़कों पर आएगी या ऐवान में तब्दीली लाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से नून लीग के वफ्द ने मुलाकात की है। ईद के फौरी बाद APC बुलाने का ऐलान करते हुए एहसन इकबाल ने कहा है कि दोनों बड़ी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत ने 2 साल में मईशत को बदहाल कर दिया है, गुर्बत बढ़ा दी है, ना तजर्बेकारी और नालायकी से मुल्की मईशत तबाह हो गई है। इन हालात में ऑपोजिशन समझती है कि इस हुकूमत के कायम रहने से मुल्क को दाखिली और खारजी खदशात का सामना हो सकता है। ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें इस हुकूमत के खात्मे पर मुत्तफिक हैं। अब हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करने की कोई गुंजाइश नहीं है इनके मुताबिक। लेकिन नाज़रीन, इस अहम तरीन मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब शामिल नहीं हुए। क्या ऑपोजिशन के पास इतनी अवामी सपोर्ट है कि हुकूमत को गिरा सके। क्या नवाज शरीफ की गैर हाजिरी और मरियम बीबी की खामोशी में नून लीग अवामी राब्ता मुहिम चला सकती है। क्या एहतजाज और धरनों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई खतरा हो सकता है, क्योंकि जब नून लीग की हुकूमत ने तमाम धरनों और एहतजाजी तहरीकों के बावजूद 5 साल पूरे किए तो इमरान खान को भला क्या खतरा हो सकता है, जिनके रहनुमा खुद ये कहते हैं कि उनके एस्टैब्लिशमेंट से तारीख के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जबकि नवाज शरीफ के मामलात किसी से ढके छुपे नहीं थे। छुपी हुई तो नाज़रीन खैर से नैब की कारकर्दगी भी नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़मानत के लिए दायर करदा दरखास्तों पर जारी किए गए तफसीली फैसले में कहा है कि पाकिस्तान तवील जिद्दोजहद के बाद आज़ाद जमहूरी रियासत के लिए हासिल किया गया था। आइन हर शख्स की इज्जत व वक़ार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। लोगों को उनके हुकूक से तसलसल के साथ महरूम रखा जाता है। मुल्क में एहतिसाब के लिए बनने वाले मुख्तलिफ क़वानीन का इस्तेमाल सियासी मुखालिफिन को दबाने और वफादारियाँ तब्दील करने के लिए होता रहा है। ख्वाजा बरादरान केस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मातहत अदलिया में ज़ेर अल्तवा दीवानी मुकदमे को नैब के रेफरेंस में शामिल किया गया। इस मामले में मुल्क में इख्तियारात की तकसीम के तसव्वुर को तौहीन के साथ रौंदा गया। ये मुकदमा बुनियादी हुकूक की पामाली, आज़ादी से महरूमी और इंसानी अजमत की तौहीन की क्लासिक मिसाल है। मौजूदा मुकदमा नैब की कानून की खिलाफ वर्जी का मजहर है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि करप्शन का खात्मा एक मुनफरिद काम है। करप्शन के खात्मे के इक़दामात कानून के मैंडेट के मुताबिक होने चाहिए। बज़ाहिर नहीं लगता ख्वाजा बरादरान ने ऐसा जुर्म किया जिसका नैब ट्रायल हो।
नैब ख्वाजा बरादरान का पैरागॉन कंपनी के साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं जोड़ सका। नैब का ख्वाजा बरादरान को हिरासत में रखना नैब कानून से मुताबिकत नहीं रखता। तफसीली फैसले में कहा गया कि चेयरमैन नैब ने किन शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई का फैसला किया वो सामने नहीं। कोई इदारा जितना भी ताकतवर हो आइन में दिए गए हुकूक को ख़त्म नहीं कर सकता। आइन की मंशा है कि शहरियों को उनके हुकूक से महरूम न रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर फैसला करने का भी कहा है। दोनों मामलों पर बात करने के लिए मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ JUI फेस से किफ़ायतुल्लाह साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। लेकिन क्योंकि अपोजिशन की जानिब से अब रहबर कमेटी से काम नहीं बना है, अब आगे जॉइंट कमेटी एक्शन लेगी, हुकूमत को गिराने की बातें हो रही हैं, तो सदाकत साहब सबसे पहला सवाल मैं किफ़ायतुल्लाह साहब से ही कर लेती हूँ, उन्हीं से ही पूछ लेती हूँ कि अब ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी आ गई है कि अब हुकूमत गिराना आसान हो गया है। किफ़ायत साहब, जो काम रहबर कमेटी से नहीं हो सका था सर, वो जॉइंट कमेटी कैसे करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, ये तो वैसे उन्वानात है ना, मफहूम तो एक ही है। वो रहबर कमेटी हो या वो जॉइंट एक्शन कमेटी हो, असल में हम कौम की जान छुड़ाना चाहते हैं मौजूदा नालायक हुकूमत से। और पहले से तो हमारा जो दावा था उसके दलाइल और ज़्यादा पुख्ता हो गए हैं। कोरोना के अंदर उनकी नालायकी तो खुलकर सामने आ गई है। तो कौम बहुत ज़्यादा परेशान है, उसका हर तबका परेशान है। आप कौम की जान किस तरह उसकी खलासी हो सकती है? तो अब आप जॉइंट एक्शन का नाम ले लो, रहबर का नाम ले लो, APC का नाम ले लो, ये तमाम वो मफहूम है कि कौम को इनसे जान छोड़ा दी जाए, नालायक लोगों से। मैं आज सदाकत अली अब्बासी साहब की मौजूदगी में उनको एक बात याद दिलाता हूँ। एक जगह ये मेरे साथ थे तो मैंने उनको मौलाना रूमी का एक कौल सुनाया था कि मौलाना रूमी कहते हैं कि 1000 आदमी कत्ल हो जाएं, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जितना कि नाअहल लोग का 1000 आदमी का सरबराह कोई नाअहल आदमी बन जाए। ऐसी पोजीशन के अंदर आप एक दिन भी नहीं दे सकते, एक दिन भी आप उनको नहीं दे सकते। किफ़ायत साहब, सर जो आपने गुफ्तगू की या आपने कहा कि मफहूम वही है, उन्वानात तब्दील हो रहे हैं, तो सर यही तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो काम पहले नहीं हो सका वो अब क्या होगा? सर कहानी का एंड भी पुराने जैसा ना हो ना? देखो, पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख, ये कहना ठीक नहीं है कि पहले नहीं हो सका। कभी कोई मौसम होता है, कभी कोई मौसम होता है। अगर बिलफज़ व तकदीर उस वक़्त हमारे इनके ख़िलाफ़ जो पॉइंट थे वो 9 थे और अब 10 हो गए हैं, तो ज़्यादा आसानी से हाथ डल सकता है ना। जितनी हुकूमत गलतियाँ करेगी, हमें ज़्यादा तहरीक की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी नालायक लोग हैं कि इनकी गलतियों से हम फ़ायदा उठाते हैं। तो गलती ज़्यादा हो गई है, उनके पॉइंट गलतियों के ज़्यादा हो गए हैं, तो अब अगर बिलफज़ व तकदीर हम हाथ डालेंगे तो पिछले वाले हाथ से तो मजबूत हाथ डलेगा ना। तो इसलिए हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सब ये टिक नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। सदाकत साहब, गुफ्तगू सुनी आपने मुफ्ती किफ़ायत साहब की, फरमा रहे हैं सर क्योंकि गलतियां अब ज़्यादा हो गई हैं, गलतियों से फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी एक बार फिर तो उम्मीद लेकर सदाकत साहब आ रहे हैं। मैं बता देती हूँ सर, चले मैं आपको बता देती हूँ ना, वो उम्मीद लेकर एक बार फिर आ रहे हैं कि खान साहब घर जा रहे हैं, नई हुकूमत बनाएंगे। सर क्या कहेंगे? देखें, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब काफ़ी अरसे बाद TV पे आए हैं। दरमियान में ये आए थे और ये बड़े बबांगे 2 महीनों की और 3 महीनों की डेडलाइन देते थे। मेरे साथ एक शो में इन्होंने कहा था कि वो इस्तीफ़ा आ गया, हमारे पास है, 3 महीने बाद जो है वो नज़र आ जाएगा। ये आलम है और मुझसे ज़्यादा मतलब ज़ाहिर है हमारे लिए ये काबिल तकलीद हैं। मेरा ख्याल है कि सियासत में ये इस तरह की बातें करते हैं, उससे उलमा के बारे में जो उलमा का एक एहतराम है माशरे में वो कम होता है कि एक आलिम आदमी उठ के ऐसी बात करे जिसका ना सर है ना पैर है। अब इनकी सियासत है, ये ज़रूर हमें रोज़ घर भेजें, ये ज़रूर इकट्ठे हों। उस वक़्त हमें ये कादियानी और काफिर और यहूदी करार देने आए थे, अब ये कुछ और करार देने आएंगे। तो ये असल में इनके पास कुछ है नहीं। ये तो चला एक मजहबी इनके पास एक स्ट्रेंथ है, स्कूल मदरसों के बच्चे ले आते हैं। पीपल्स पार्टी या नून की क़यादत जो है वो करप्शन में लबालब वो भरे हुए हैं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं। मौलाना साहब जो हैं वो 10-12 साल 15 साल उन्होंने बहुत अयाशी की है हुकूमत की, अब वो बेबस हैं बेचारे, बड़े बेकरार हैं। और ये एक ऐसा चूचू का मुरब्बा है
कि ये उनको नहीं मानते और वो इनको नहीं मानते। पीपल्स पार्टी में और JUI में नज़रियाती इख्तलाफ है। वो इस्लाम का नाम लेना पीपल्स पार्टी पसंद नहीं करती, ये उनको लिबरल समझते हैं। नज़रियात का बहुत बड़ा टकराव है। ये इक़्तिदार के पीछे बेबस हैं और वो अपनी लूट मार के पीछे बेबस हैं। तो ये कोई किधर जाने वाला नहीं है, सिर्फ कंपनी की मशहूरी है, अपने आप को सियासत में रेलेवेंट रखने का बहाना है। अदरवाइज़ जिस तरीके से गवर्नमेंट आगे जा रही है और जिस तरीके से ये अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी लूज़ कर रहे हैं, मुझे तो कोई इनका अगले 2.5 साल सिर्फ ये अपने आप को ख़बरों में, अखबारों में और टॉक शोज़ में रखने का, ज़िंदा रखने का एक बहाना है। सर ये अपने आप को अखबारों में और टॉक शोज़ में ज़िंदा रखने का बहाना है, ये जो आप लोग एक बार फिर हुकूमत के इस्तीफे और हुकूमत के घर जाने की तहरीक को लेकर आए। और सर ये सदाकत साहब की बात का भी जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आपने उनके साथ एक प्रोग्राम में कहा था कि इस्तीफ़ा हमारे पास आ गया है, 3 महीने में वो सामने आ जाएगा। सर उस इस्तीफे की भी कहानी सुना दीजिएगा ज़रा, कहाँ है वो सर? किरण देखें, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि यहाँ ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं होती ना, तो सदाकत भाई ख्वाब देखते रहते हैं, अपने आप को तसल्ली के लिए कुछ जुमले बोल लेते हैं। मेरी दानिश के मुताबिक तो अब वो लोग नहीं रहे जो इसको डिफेंड करते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। अब लोगों की बोलियां बहुत तब्दील हो गई हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ सदाकत साहब को कि उस वक़्त और पोजीशन थी, अब और पोजीशन है। अब आप देखें ना, फैसल वाडा कहाँ है, वो क्या बोल रहा है, फवाद चौधरी साहब वो किधर हैं, शेख रशीद साहब ने -3 की बात कर ली है, अख्तर मेंगल साहब उनसे नाराज़ हैं, काफ की नाराज़गी भी सामने आ जाएगी, बाप भी उनसे नाराज़ है और बाप से मुराद ज़रा तफन्नुन है, माँ भी उनसे नाराज़ है। अब इनकी एक हमारी सबबंदी थी, हमारी सबबंदी में पीपल्स पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून, NP और JUI थी। इनकी सबबंदी, सर आपने काफ लीग का तस्करा किया। एक मिनट इसको जरा हमारा सफ तो, हमारी सफ तो नहीं टूटी, सफ तो इनकी टूट गई है। जब इनकी सफ टूट गई है तो ये किस तरह अपने आप को एलिजिबल करते हैं कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। देखो एक रेड पॉइंट है, उस रेड पॉइंट से अब ये लोग 14 वोटों पे रह गए हैं। 14 वोटों पर तो इसका माना ये है कि वो साबिन की डिबिया पर हैं, थोड़े से कोई आदमी हिला ये गिर जाएंगे। अब इनकी ये खामख्याली कहाँ तक चली गई है। रह गए आपने ये सवाल किया है कि सदाकत भाई ने ये कहा है कि हमने इस्तीफा लिया है। देखें मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ जो जमहूरियत है वो लंगड़ी लूली जमहूरियत है। यहाँ आप नहीं बैठी हुई हैं वहाँ लंदन में और अमेरिका में, तो आपने पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक बात करने। हमने वहाँ इस्तीफे की बात की थी, ये धरने का ज़माना था और धरने के ज़माने के बाद जब हम उठ गए तो ये उसके आफ्टर शाक हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, वो कहा जा रहा था कि चोरों को नहीं छोड़ूंगा, बाहर नहीं जाने दूंगा, वो डायलॉग किधर है। और फिर ये इन लोगों ने फरियाद तारपुर को और जरदारी साहब को बाहर निकाल दिया। देखो तमाम चीजें देखें ना। सर आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के प्रेशर में नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजा गया है किफायत साहब? मैं आफ्टर शाक की बात कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं समझ रही बात को। ये हमारे आफ्टर शाक हैं। आफ्टर शाक के बाद एक मौका ऐसा होता है कि उस आदमी को कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता है। चले मैं इस पर कमेंट नहीं करती सर, लेकिन जो रिपोर्ट हुकूमत ने भेजी सर उसके मुताबिक मौका दीजिएगा किरण, मैं जवाब दूं जरा। मेरा मौका हो तो मुझे जी दोबारा। ठीक, सदाकत साहब ऐड कीजिए। देखें मैं बिल्कुल मैंने जो बात की थी वो धरने की बात ही की थी। धरने में उन्होंने कहा था कि हमारे पास आ गया। अब मौलाना ने बहुत अच्छी बात कर दी है कि हमारे धरने का जो दबाव था उसके नतीजे में फरियाल तालपुर साहिबा और मियाँ साहब बाहर गए और वो उनकी ज़मानत हुई। मैं तो नहीं मानता, लेकिन ये अपने आप को तस्लीम कर बैठे हैं कि इनकी सारी जद्दोजहद करप्शन के लोगों को बाहर निकालने वाली है और उसका फ़ायदा है। जबकि मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इंतहाई बीमार थे और ख्वाजा आसिफ साहब ने कस्में उठाई थी नेशनल असम्बली में खड़े होके कि हमारे 84 मेंबर कसम उठा के कहते हैं कि मियाँ साहब वापस आएंगे। उनकी ज़िंदगी का इस वक्त ख़तरा है। जहाँ तक फरियाल तारपुर साहिबा या जरदारी साहब हैं, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं। वो किसी एहतजाज के बदले में उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने ज़मानत दी है जो अदालती प्रोसेस है। मैं तो ये गुस्ताखी नहीं कर सकता कि मैं ये कहूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब के एहतजाज के दबाव में आके हमारी अदालतों ने, हाई कोर्ट ने
उनको ज़मानत दी है। मौलाना साहब दलेर आदमी है, ये ऐसी बात कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल इन्होंने जो बात की है कौम के सामने वो ये है कि हमने एहतजाज किया था तो मियाँ साहब को बाहर भिजवाया, अब हम एहतजाज करेंगे तो ये केसेस हटाएंगे। तो ये मैं अब इनको क्या कहूँ, ये उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन बहरहाल मैं दोबारा से कहूँ कि नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी सिर्फ इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनकी जो एक मजहबी इनके पास एक ताकत है। सदाकत साहब मैं भी यही कह रही थी सर, मैं भी यही कह रही थी कि अदालती जो हुक्म है, बच्चों को भी पता है सदाकत साहब ये एक लूट मार की जंग है, उसमें उनको झोंकना चाहते हैं। सर मैं भी यही कह रही थी कि अदालती जो हुक्म है उस पर तो ऑब्वियसली कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो रिपोर्ट्स भेजी गई थी उसमें तो हुकूमत के अपने लोग ही सवाल उठा रहे होते हैं। सर खैर आगे बढ़ते हैं। मुझे चौधरी मंजूर साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं। सर मैं खुशामदीद कहूंगी, मुझे बता दीजिएगा दोनों बड़ी जमातों में जवाब सुन ले, एक मिनट का मुझे बोलने दे इस पे। मेरी एक बात का जवाब करता रहे। मियां नवाज शरीफ साहब एक उम्र रसीदा शख्स हैं, 70 साल के करीब उनकी उम्र है। मैं हाफिज साहब एक बात कहता हूँ, उनकी उम्र है, खुदा न खास्ता उनकी जान को कोई खतरा हो तो सारे केस एक तरफ, सारे मामले एक तरफ, हर बंदा कोई भी बंदा उनकी जान पे रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेगा। हुकूमत को एक थोड़ा सा खौफ था कि खुदा ना खास्ता मियां साहब की जान को कुछ हो गया। सर आपकी बात हो गई, सर आपकी बात हो गई इस पे। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। हमें मौलाना की फिक्र थी जी। ठीक सर, आपकी बात इस पे मौका बड़ा क्लियरली आ गया। मुफ्ती साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी, लेकिन उससे पहले मंजूर साहब को भी सर शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर दोनों बड़ी जमातों की मुलाकात हुई है आज, सर मिलकर फैसला किया है हुकूमत गिराओ तहरीक चलाने का। लाएमल मंजूर साहब क्या होगा, सड़कों पर आएंगे, इन हाउस तब्दीली लाएंगे मंजूर साहब? ये देखिए अभी तो बातचीत हुई है एपीसी बुलाने पे, उसके एजेंडे पे आज की बातचीत हुई है। चूंकि ये दो पार्टियां मिली हैं, दो बड़ी पार्टियां जो है, बाकी पार्टियों ने भी मिलना है। सो बाकी पार्टियां मिलकर ये तय करेंगी कि किस तरह से क्या हिकमत अमली होगी। हम दो पार्टियां तो बैठकर नहीं सारा कुछ तय कर सकते। एपीसी से पहले जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी मिलेगी, ठीक है, वो इसी हफ्ते मिलेगी और फिर एपीसी जो है वो तय करेगी कि क्या हिकमत अमली और क्या लाया। मंजूर साहब ये शहबाज शरीफ साहब की शिरकत की यकीन दहानी करवा दी गई है सर, और क्या ये फैसला हो गया है कि एपीसी को होस्ट बिलावल ही करेंगे? नहीं, कोई अभी फाइनल ये जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी फैसला करेगी कि कौन होस्ट होगा, कहाँ पे होगी, उसका एजेंडा क्या होगा, डेट क्या होगी, और उसमें तमाम लीडरशिप आएगी। अच्छा मंजूर साहब ये भी सर बता दीजिएगा कि क्या हुकूमती इत्तेहादियों जिसमें काफ लीग भी है, एमक्यूएम भी है, इन जमातों से भी रब्ता किया गया है सर? नहीं, अभी तो ये अपोजिशन की पार्टियों की है, उसके बाद फिर अगले मरने पे देखेंगे कौन कौन इसको ज्वाइन होता है। ठीक है मंजूर साहब, अभी ये एपीसी अपोजिशन की जमातों के उसके का लाया है अमल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। किफायत साहब आप इसके ऊपर कमेंट करना चाह रहे थे, तो अभी तो तय ही नहीं हुआ कि हुकूमत गिरानी है या नहीं गिरानी, ये तो एपीसी ये भी एपीसी तय करेगी। किफायत साहब तो क्या ये देख पकाने के लिए जमा हुए थे? हिकमत अमली तय कर रही, ये तो तय है ये कि हुकूमत को एक दिन भी मोहलत नहीं देनी और छोड़ना है। अब वो चूंकि मुख्तलिफ जमातें हैं ना, उन मुख्तलिफ जमातों के लोगों को साथ लेकर चलने के लिए ये हिकमतें तय हो रही हैं। ये किसने कहा है कि हम बाद में तय करेंगे? तय तो हुए तरीक़ेकार पर बात होगी। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, सुन लिया होगा किसने कहा है सर, वो खुद शामिल थे सर, उस कमेटी का हिस्सा है, शामिल थे इजलास में। नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये बात जो आप कर रही हैं ना, ये सवाल लेवल नहीं है। यानी ये नहीं है कि हुकूमत गिराएंगे या नहीं कि इसमें सवाल हो रहा है, ये सवाल नहीं है। हुकूमत तो गिरानी है, तरीक़ाकार क्या हो उसके लिए ये एपीसी हो रही है और ये इजलास हो रहे हैं। मुझ पर एक कर्जा है हमारे भाई सदाकत का, मैं तो उसका जवाब देना चाहता हूँ कि देखो गलत तर्जुमा नहीं करो। हमने ये कहा कि आफ्टर शॉक्स का एक रौब होता है और हमारा रौब है अभी तक कायम, हमने तसलसल नहीं छोड़ा। ये आपको नई बात लग रही है, ये नई नहीं है। आप दरमियान में से कोरोना को निकालो, कोरोना में हम कौम के साथ एक पेज पे खड़े थे, इदारों के साथ, हुकूमत के साथ भी थे। अब कोरोना को निकालो तो हमारा तसलसल तो जारी है। हम पहले दिन से हुकूमत के नजरियाती मुखालिफ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। मैं सदाकत अब्बासी साहब से एक सवाल पूछता हूँ कि आपका ज़मीर क्या कहता है कि अगर आपके पास वो आदत मुयसर नहीं है जो कौमी असम्बली के अरकान के होने चाहिए, तो क्या फिर भी वज़ीर आज़म बने रहने, हुकूमत करने पर मुसर रहेंगे या आप हमारी जान छोड़ देंगे? इसलिए कि आपकी गिनती तो उल्टी हो गई है। अब तो अपोजिशन के लोग ज्यादा हो गए हैं।
तो क्या लोग वाकई आपके कम हों और रेट पॉइंट से आप नीचे चले जाएं तो फिर भी आप 2.5 साल की रेट लगाएंगे, ये हमारी जान छोड़ देंगे। किफायत साहब, वैसे आप जो बात कर रहे हैं सर, उस पर चले मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ, अपनी कमिल में भी तस्लीम कर लेती हूँ, लेकिन सर मंजूर साहब अभी कुछ और बात करके गए। दूसरी बात, आपने जो सीट्स की बात की सर, 186 सीटों वालों को 6 सीटों वाले ये बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा किरण 186 जिनके पास सीटें हैं उनको 6 सीटों वाले ये बात कर रहे हैं, जिनके लीडर ने 5 मुल्क 4 सूबों में से सीटें जीती हैं 5, और जो दूसरी पार्टी जिनके लीडर अपनी सीट हार गए वो ये बात करेंगे तो मजाक ही लगेगा। आपको अक्सर सदाकत जी किफायत साहब, सदाकत भाई, मैं कहता हूं ये तो कोई भी पाकिस्तानी साहब से पूछ सकता है कि आपको अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं, फिर भी आप वज़ीर आज़म बने रहने पर इसरार करेंगे। ठीक है, अच्छा सर, क्योंकि अब ये मावरीन के रिपोर्ट लेकर कल असदुल्ला साहब से कहें, जो मौलाना फजल रहमान के बेटे हैं, वो कल अपनी जमा कराएं अपना अदम एतमाद, आपको जवाब मिल जाएगा। 6 सीटों वाले क्या बात करेंगे और क्या मतलब अच्छा सदाकत साहब और किफायत साहब, क्योंकि इस चीज पर बड़ी खुलकर डिबेट हो चुकी है, हम काफी देर इस पर बात कर चुके हैं। एक और भी बड़ा हॉट इशू है सर आज का। किफायत साहब इजाजत दीजिए ना सर, थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाते हैं। किफायत साहब, आज का एक और बड़ा हॉट टॉपिक है, इस पर बात कर लेते हैं। ये मावरीन की मुशीरों की जो रिपोर्ट सामने आई है, सदाकत साहब सर क्या समझते हैं आप, कानून साजी होनी चाहिए इस चीज़ पर कि मावरीन को, मुशीरों को, इनको भी पाबंद किया जाए कि मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हूँ? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें कानून साजी होनी चाहिए कि क्या हम टॉप के प्रोफेशनल दुनिया से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। क्या जो पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान एक डेवलपिंग इकॉनमी है, पाकिस्तान के वो लोग जो दुनिया में बहुत एक्सेल कर चुके हैं, क्या उनको पाकिस्तान की खिदमत करने का इख्तियार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बाहर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ा यूज़फुल है। ये सवाल कोई मसला नहीं है, कौम बैठ के ये फैसला करे, पार्लियामेंट ये फैसला करे। लेकिन एक बात का तो किरण आप क्रेडिट दें कि ये असासे शो करना, ये अपने आप को ट्रांसपेरेंट बनाना, अपने आप के तमाम शफाफियत के अमल करना, ये तो क्रेडिट इस पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान को जाता है। यहाँ लोग आते रहे, मियाँ साहब वो थे जो कहते थे मेरे असासे अगर मेरी दौलत से ज़्यादा हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम कौन होते हो पूछने वाले। आज इमरान खान ने अपने रिपोर्ट सामने लाना सर, इस पर तो मैंने भी आगाज में यही कहा कि वाकई खान साहब ने तारीख रकम की है। सदाकत साहब नहीं थी सर, मुझे साद रफीक साहब की भी बात करनी, एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। किफ़ायतुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साथ मौजूद हैं। किफ़ायत साहब, जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मावनीन और मुशीरों की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो फहरिस्त सामने आई, तो सर इस बात का तो क्रेडिट दें ना कि ये तारीख में भी पहली दफ़ा हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत में ही, दौरान हुकूमत ही सामने मुशीरों की, मावनीन की पूरी फहरिस्त सामने आ गई। और सर अगर इस मामले में कुछ मसाइल हैं तो उसको लेकर सर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए, क्या से चाहिए, क्या समझते हैं, उसके लिए मशवरा दें हुकूमत को। किरण, इन्होंने जो उसके तोजी बताई है, मुझे तो हैरत हुई है बहुत ज़्यादा। यहाँ ये देखा जाता है कि अहम सीट पर बैठा हुआ शख्स मुंतखब है या गैर मुंतखब है। अगर वो गैर मुंतखब है तो उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप क्यों देते हैं, फिर पार्लियामेंट पर आपका एतमाद नहीं है। दूसरी अहम बात ये कि ये वफादार किसका है, ये वफादार उस मुल्क का है जिसकी इसने शरीयत ली है या पाकिस्तान का है। हम ऐसे मशकूक लोगों को क्यों अहम सीटों पर बिठाते हैं। एक बार फिर हमारी बात सच आ गई है, सच साबित हो गई है कि हम कहते थे ये हुकूमत को बैरूनी एजेंडे के तौर पर नामजद किया है, तो उनके लोग तो वो हैं जो दोहरी शरीयत वाले हैं, उनको अहम सीटों पर बिठा दिया है। जब किसी आदमी की वफादारी मशकूक हो जाए, मुल्क से वो मुहिब वतन ही नहीं है, मुखलिस ही नहीं है, उनको जिम्मेदारी क्यों दी गई है। तो ये कहा जा रहा है कि उनकी सलाहियत से फ़ायदा उठाए, उनकी कोई सलाहियत नहीं है, वो अपनी जगह पर हैं, पहले वहाँ से छोड़ें फिर आएँ। यहाँ अहम सीट पर बैठने के लिए
उनका मुहिब वतन होना जरूरी है। कल वो मलका एलिज़ाबेथ का उन्होंने लिया है वफादारी का हल, यहाँ पाकिस्तान की हम सीट पर आकर बैठ गए। ये कहाँ और है, किसी और मुल्क के अंदर भी ऐसा रहा है। पाकिस्तान को खिलवाड़ बनाया जा रहा है और ये उसकी सलामती के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान। किफ़ायत साहब देखें, अखलाकियात के हवाले से तो चलें फिर भी आपकी बात को माना जा सकता है, लेकिन सर कानून में कोई कदगन तो नहीं है ना? तो अगर ये मसाइल हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं तो फिर ऑपोजिशन भी टेकअप करें ना, ऑपोजिशन इस मामले को टेकअप करे। सर कानून में ये नहीं है कि दोहरी शरीयत वाला नहीं हो सकता, तो ये कहाँ है कि दोहरी शरीयत वाला हो सकता है? देखो आप दोनों तरफ देखो ना, इससे पहले जो रिवायात चली है कुछ चीजें लिखी हुई नहीं होती, वो हमारी रिवायत होती हैं। रिवायत ये है हमारी कि वही आदमी पाकिस्तान का क्योंकि अहम सीट पर बैठेगा जो पाकिस्तान के लिए मुहिब वतन होगा, वफादार होगा। इनकी वफादारी मशकूक है, इनको नहीं होना चाहिए। अच्छा सदाकत साहब, ये 2018 में सर साहब जिस वक्त थे चीफ जस्टिस, उस वक्त की जजमेंट थी, उस वक्त की हिदायत थी कि कोई भी सरकारी ओहदा रखने वाला वो सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है पाकिस्तान के लिए, तो उसके लिए कानून साजी की जाए। सर ये कि उसके बाद ये तमाम मावनीन हैं, इनकी सिलेक्शन हुई है, तो सर ये डेलिबरेटली हुआ है या इस फैसले को मद्देनजर नहीं रखा गया था? क्या हुआ है सर? ये मुआवनीन की बात है, इनके बारे में कोई कानून नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है, कुछ दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब जरदारी साहब के पास बैठे हुए थे और बिलावल साहब के पास बैठे हुए थे, और ये जाहिर है एक ही सोच के लोग हैं। तो इनसे पूछे कि हफीज शेख साहब आज असासे शो करने के बाद बेहतर है डुअल नेशन, या आज से पहले जरदारी साहब के दौर में असासे शो किए बगैर बेहतर थे? और जो नदीम बाबर साहब की बात ये करते हैं, नदीम बाबर साहब जब शहबाज शरीफ साहब के साथ थे, उनके असासे डिक्लेयर नहीं थे, तो वो बेहतर है या आज इमरान खान के साथ के सामने वो हुकूमत शुरू करने से पहले के तमाम असासे सामने रख के और उसके बाद जो वो कमाएंगे वो उन असासों में नजर आएगा, ये बेहतर है? बहरहाल इनकी तो ना कोई अखलाकियात है, ना कोई सियासी कदरें। मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, इस एतराज में मुझे कोई एतराज नहीं है कि जो लोग पाकिस्तान के नेशनल हैं, अगर कौम ये फैसला करती है और आइन में कोई ऐसी कदरन होती है तो फिर ठीक है, वरना वजीर आजम जो होता है वो इलेक्टेड होता है और वजीर आजम के ये फैसला साज नहीं होते बल्कि मुआवनीन होते हैं। वजीर आजम ने फैसला करना होता है, वजीर आजम को वोट भी लेने हैं, उसने लोगों को दोबारा से जवाब भी देना है। और वजीर आजम एक टाइम पे साइंसदान, मईशतदान, कोई ज़राअत का एक्सपर्ट और कोई और आदमी जो नॉलेज है उसका एक्सपर्ट नहीं हो सकता, वो किसी एक फील्ड का हो सकता है। और उसके लिए अगर मुआवनीन आते हैं और वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और आइन और कानून को इजाजत देता है, तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आइन और कानून को इजाजत देता है तो किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किरण किफायत साहब सर इस पे कमेंट कर दें, फिर मुझे अगले इशू पे हाँ, ये इनका तर्जुमा बहुत गलत है। ये टिकट देते हुए ये इस बात का एहसास करें कि हमने किसको टिकट देना है, कौन से शोबे के अंदर हमें टेक्निकल आदमी चाहिए। ये जो गैर मुंतखब लोगों की फौज जफर मौज है ये नाजायज़ है। और अगर बिलफर्ज इनको आदमी चाहिए तो उसका भी एक तरीका है कि सेनेट के अंदर उन लोगों को लाया जाए जो किसी शोबे के माहिर हों। ना आप सेनेट में ला सके, सेनेट के अंदर आपने यारियां पाली हैं, टिकट के अंदर आपने नाहल लोगों को टिकट दिया है और आपने यारियां पाली हैं। अब यारियों को मजीद पालने के लिए आपने एक मुशीरों की, गैर मुंतखब लोगों की फौज जफर मौज तैयार कर दी, उसके लिए फिर आप दलील भी दे रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान हम सब का है। खुदा के लिए हमें इसके सील मुखलस होना चाहिए और इसको खिलवाड़ नहीं बनाना चाहिए, गैर मुंतखब लोगों को पीछे रखना चाहिए और आप टिकट देते हुए तमाम बातों का एहतियात करें। अब तो ये मुंतखब पार्लियामेंट पर आदम एतमाद है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई काम का बंदा नहीं है और हम गैर मुंतखब आदमी को हमने बिठाया हुआ है। ठीक है सर, नैब के कानून के हवाले से और नैब की कारकर्दगी के हवाले से सदाकत साहब बड़े आज सवाल उठ गए हैं सर। साद रफीक, उनके भाई 6 महीने से सर जेल में, अदालत इस पे कह रही है पैरागॉन सिटी से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ सका नैब। तो सर आप समझते हैं ऑपोजिशन भी जो इतने अरसे तक ये बात करती रही है, अब आप समझते हैं कि जब अदालत की जानिब से इतने शदीद रिमार्क सामने आए तो ये कानून साजी होनी चाहिए कि जब तक मुकम्मल तौर पर रेफरेंस जाहिर नहीं हो जाता तब तक कम से कम गिरफ्तारी ना हो। एक ताल्लुक नहीं जोड़ सके पैरागॉन सिटी से और 6 महीने से वो जेल के अंदर। सर
सदाकत साहब। अच्छा, एक तो बात है किरण के नैब का मैं तर्जुमान तो नहीं हूँ। नैब जो जैसा आपका है, जैसा मेरा है, जैसे मुफ्ती साहब का है, वैसे ही है। अगर कोई कानून में खामी है तो वो आप बिल्कुल एक बहुत बुरा भला हम कह सकते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत को और नून की क़यादत को, जिन्होंने इतनी आइन में तरमीमें की और वो नैब के कानून को बदल नहीं सके। हमारे दौर में भी वही कानून है जो पिछले 2 अदवार से गुजर के आया। तो ना तो हमने कोई इसमें अपॉइंटमेंट की है, ना हमने कोई ख़ास केसेस बनाए। मोस्टली केसेस भी वही हैं जो पीपल्स पार्टी और अफसोसनाक पहलू है कि इतने बड़े बड़े स्कैंडल आते हैं और उसमें मुल्ज़िमान जो है वो आपको और मेरे मुंह चढ़ा के सामने विक्ट्री बना के आ जाते हैं। ये प्रोसिक्यूशन कमजोर और मेरे मुंह चढ़ा के सामने विक्ट्री बना के आ जाते हैं। सदाकत साहब, ये अगर आप प्रोसिक्यूशन कमजोर है, नैब की पार्टी खामी को है, गलत ठहरा रहे इतने हैं, बड़े बड़े सदाकत स्कैंडल साहब, वाले लोग जो है ये कहकर कि उन्होंने तरमीम नहीं की है, वो नहीं कर सके, तो फिर पिछले 2 साल से आप भी ना करके आप भी तो उसी रविश पे चल रहे हैं सर। देखिए, हम जितनी थिन मेजॉरिटी पे हैं और हमें अगर नैब के कानून में तरमीम करनी है तो हमें पीपल्स पार्टी और नून को साथ मिलाना पड़ेगा। आप क्या समझती हैं, आप अपना दिल पे हाथ रख के बताएं कि जरदारी साहब अपने दर्जनों करप्शन के केसेस के हमरा और नवाज शरीफ साहब का पूरा ख़ानदान कई दर्जनों अरबों के केसेस के हमरा नैब का कानून बना सकता है? ये तो वही वाली बात है कि आप एक मुजरिम को कह दें कि वो कानून, तो मुजरिम तो इससे जमहूरी प्रोसेस में कि नैब का कानून बदलने के लिए जो नैब के सबसे बड़े मुजरिमान हैं उनके पास हमें जाना पड़ेगा। तो ये एक मुसीबत है। कौन से ये अपील है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई को 1 वे मैंडेट दें ताकि हमें छोटी छोटी ब्लैकमेलिंग ना करनी पड़े और हम इस मुल्क का जो लूटा हुआ माल है उसको लाने में हमें कोई रुकावट ना हो। जब स्प्लिट मैंडेट आता है, पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई है, नून भी ठीक है सदाकत साहब, यानी क्योंकि आप लोगों के पास मेजॉरिटी नहीं है और मेजॉरिटी के लिए आपको पीपल्स पार्टी नून लीग के पास जाना पड़ेगा और आपके मुताबिक ये सबसे बड़े मुजरिमान है, तो इस वजह से इस केस में नैब के कानून में तरमीम के लिए आप उस तरफ नहीं जा सकते, इस वजह से ये मामला अटका हुआ है आपके मुताबिक। ठीक है किफ़ायत साहब, सर नैब के कानून के हवाले से, नैब के किरदार के हवाले से जो बड़े आज सवालात उठ गए हैं, आपकी क्या राय है इस पर सर? मेरी राय तो ये कि नैब ये अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो एतराज़ात और इल्ज़ामात अपोजिशन पे हैं उनको तो पकड़ा जाता है और उनसे बड़े बड़े इल्ज़ामात महमूद खान वज़ीर आला पर हैं और वो परवेज़ खटक पर हैं, BRT पर हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता। ये इनका इम्तियाजी सलूक है। मैं इनकी बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि टेक्निकल गलतियाँ तो हैं, लेकिन जब टेक्निकल गलतियों के साथ नैब तारीख इंसाफ को मिली, अब इनको ठीक करना चाहिए था। अब इन्होंने इसका इस्तेमाल और गलत कर दिया और उसको सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि आज अगर आपका कोई मुखालिफ है उसकी ज़बानबंदी के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना इनका ये बहाना उज़्र गुनाह बदतरस गुनाह है। ये हिम्मत दो करके एक देश की इस्लाह के लिए पता चल जाता, नंगी हो जाती नून भी और नंगी हो जाती पीपल्स पार्टी भी कि हम नैब को तो ठीक कर रहे हैं लेकिन ये हमारा साथ नहीं दे रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ को भी ये सलाह दी है, ये जरदारी साहब को कहा है कि नैब के कवानीन में दुरुस्तगी लाई जाए। हमारी बात नहीं मानी गई, आज वो भुगत रहे। आज भी अगर इमरान खान सच्चा है तो उसको चाहिए कि इसके अंदर इसलाह करे। जिस तरह एक्सटेंशन वो बाजवा साहब की थी, सारी जुमातें एक हो गई हैं, तो क्या वो उस ब्रेक नहीं हो सकती? ये बहाना बना रहे हैं, इससे वो दबा रहे हैं अपोजिशन को। जितना वो दबा सकते हैं तो ज़ाहिर है ये फस्ताई किस्म की हुकूमत है, दबाव वाली हुकूमत है, ये उससे गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है किफ़ायत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, वापस आती हूँ। तो एहतजाज तो मुसलसल जारी है यहाँ से, लेकिन कोई फ़र्क भी पड़ रहा है या नहीं, और फिर स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, कैसे खुलेंगे, हुकूमत का आगे क्या फ़ैसला होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने सितंबर में स्कूल्स खोलने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करते हुए 15 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है।
सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हिदायत खान ने कहा है कि कोरोना जवाल पजीर हो गया है, केसेस कम हो गए हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात भी किए गए मगर हमारी बात नहीं सुनी गई है। हुकूमत ने अगर हमारे इदारों पर हाथ डालने की कोशिश की तो हम मिलियन मार्च करेंगे। 6 माह से तालीमी इदारे बंद हैं जिससे बच्चों का नुकसान हो रहा है। हिदायत खान साहब ने मजीद कहा है कि हुकूमती लोग नाअहल हैं, हम तहरीक चलाएंगे तो हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। हम SOPs बनाकर स्कूल खोलेंगे, मदारिस तो खुल गए हैं और उन्होंने इम्तिहानात भी करवा लिए हैं। इसी पर बात करने के लिए मुझे हिदायत खान साहब ही ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोग्राम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। इससे पहले भी प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से ऐसे ऐलानात किए जा चुके हैं मगर उस पर अमल दरामद तो नहीं हुआ सर। क्या इस बार भी इरादा पक्का है या अब भी हुकूमत ने दरख्वास्त की तो फिर इस पर बात हो सकती है आगे? इससे पहले तो हमने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया था। ये पहले दफ़ा हमने पूरी पाकिस्तान से तमाम एसोसिएशंस को बुलाया था, कराची से लेकर कश्मीर तक और गवादर से लेकर गिलगित तक की एसोसिएशंस के ज़िम्मेदारान मरकज़ी और सूबाई वो आए थे और मशावरत के साथ ये फैसला हुआ है कि 15 अगस्त से तालीमी इदारों को खोल दिया है। तो इंशाल्लाह इस पे अमल दरामद होगा और तमाम लोगों ने मिलके ये फैसला किया है बड़े इत्तेफाक और इत्तेहाद का। ये पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में पहली दफा हुआ है कि कराची से लेकर कश्मीर तक और गवादर से लेकर गिलगित तक के लोग एक छत के नीचे जमा हो गए। सर हुकूमत भी तो 15 से स्कूल खोलने का ऐलान कर चुके हैं ना, तो सिर्फ 1 माह की तो बात है। हुकूमत कभी 1 सितंबर, कभी 15 सितंबर, कभी कहते हैं कि दिसंबर, कभी कि जनवरी, कभी कहते हैं अप्रैल तक। तो इनकी बातों पे हमें यकीन नहीं है और ये है कि हमने कई हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात किए। खैबर हुकूमत के साथ, खैबर की एसोसिएशन ने मुज़ाकरात किए। इस तरह पंजाब के वज़ीर तालीम के साथ, गवर्नर पंजाब के साथ, इस तरह बलूचिस्तान और सिंध के अंदर भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन हुकूमत फिर पीछे हट जाती है और हमारी बात को अहमियत नहीं देती। इसलिए हम मजबूर हो गए कि हम आज खुद फैसला करने लग गए। सर आपके अगर हुकूमत ने रुकावट डाली तो मिलियन मार्च करेंगे, कहाँ मार्च करेंगे? क्या इस्लामाबाद में पार्लियामेंट जाने का इरादा रखते हैं? पहले इंशाल्लाह हुकूमत कोई रखना नहीं डालेगी, इंशाल्लाह हमारी बात मान लेगी, क्योंकि ये पूरी पाकिस्तान के 2,07,000 तालीमी इदारों का फैसला है और पाकिस्तान के 15 लाख असातिज़ा और 7 लाख नॉन टीचिंग स्टाफ जो 22 लाख बनता है, इनका मुतालिबा है। और ये पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चों के तालीम की बात है। तो मतलब हम तो तालीम का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं और हम SOPs पे और हिफाजती इक़दामात पे अमल करने वाले लोग हैं। तालीमी इदारे तो नज़्म ज़ब्त के इदारे हैं, तो मेरे ख्याल में नज़्म ज़ब्त पे सबसे ज़्यादा अमल डिसिप्लिन भी तालीमी इदारों के अंदर ही हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि इंशाल्लाह हुकूमत रखना नहीं डालेगी, लेकिन अगर रखना डाल दिया तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा और हमने ऐलान किया है कि मिलियन मार्च करेंगे। पूरी पाकिस्तान में हड़ताल भी कर सकते हैं और ये एसोसिएशंस आज हमने बुलाई थी, इनके मशावरत से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। हिदायत साहब, सर आप SOPs बनाए जाएंगे, लेकिन नर्सरी प्री नर्सरी के बच्चों से कैसे SOPs को फॉलो करवाया जाएगा? क्या इतने छोटे बच्चों के लिए कोरोना में स्कूल आना खतरनाक नहीं होगा? ये हमारे पाकिस्तान के अंदर खानदानी निज़ाम है और यहाँ पे एक घर में कई बच्चे हैं और वो 24 घंटे इकट्ठे, वो खेलते भी इकट्ठे हैं, वो खाना भी इकट्ठे खाते हैं, वो हर जगह इकट्ठी होते हैं और SOPs का वो कोई ख्याल घर पे नहीं रखते। तालीमी इदारे, मैंने कहा कि ये नज़्म ज़ब्त के मुकामात हैं
यहाँ पे टीचर्स उनको तरबियत देंगे, उनको तरीका सिखाएंगे और बहुत जल्द वो इस SOPs पे और हिफाजती इक़दाम के साथ इंशाअल्लाह तालीमी इदारों के अंदर वक्त गुजारेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ज्यादा बच्चे जमा ना हो। हम शिफ्ट वाइज भी चलाएंगे इंशाअल्लाह। और हम कोशिश करते हैं कि जो भी SOP हमने दी है आज इस्लामाबाद में, उस पर इंशाअल्लाह 100% अमल। ठीक है, हिदायत खान साहब सर आप प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन जो मुहिम इस प्लेटफॉर्म से जो कैंपेन चल रही है इसी पर बात कर लेते हैं। कराची को बिजली दो मुहिम, इसका तीसरा हफ्ता इसका आगाज़ हो चुका है, लेकिन अब तक जो कराची वाले चाहते हैं उनको उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। एक सवाल जो शायद शहर कायद के हर बासी के जहन में गूंज रहा है कि क्या कि इलेक्ट्रिक हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि हुकूमत ने धमकियाँ भी लगा दी हैं, ऐलानात भी कर दिए हैं। नेपरा ने अवामी इज्तिमात पर कार्रवाई के लिए यकीन दहानियाँ करवा दी हैं। मजाल है कि अंधेरा बांटने वाली कंपनी को ज़रा भी कोई फ़र्क पड़े। अब भी शहर में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग धड़ल्ले से हो रही है। दूसरी तरफ नेपरा की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है। देखते हैं ओवर बिलिंग, लोड शेडिंग पर नेपरा की रिपोर्ट का अंधेरे बांटने वाली कंपनी पर क्या फ़र्क पड़ता है या क्या असर होता है, क्योंकि इससे पहले भी नेपरा ने 19 अमवात का जिम्मेदार इसी कंपनी को ठहराया था, मगर किसी को नहीं मालूम कि उन्होंने अब तक उनमें से कितने लोगों का हक अदा किया है। खैर, मैंने कराची को बिजली दो मुहिम जारी रखी हुई है नाज़रीन, और ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ये जुल्म बंद नहीं हो जाता। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।